गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम वही अपना टॉपिक काइनेमेटिक्स का आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफली अपन बात कर लें कि काइनेमेटिक्स यानी गतिकी को पढ़ रहे थे अपन, और इसमें अपन ने 4 इसके की फैक्टर पढ़ लिए। कौन सा की फैक्टर पढ़ लिया भैया? दूरी पढ़ लिया है, विस्थापन पढ़ लिया है ना, चाल पढ़ लिया है और वेग पढ़ लिया। चाल के भी दोनों पार्ट पढ़े हैं और वेग के भी दोनों पार्ट पढ़े हैं, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब हम लास्ट की फैक्टर इसमें करते हैं जो कि है त्वरण। बहुत इजी सा है। और इसके बाद में अपन औसत वेग और तात्क्षणिक वेग और चालों के इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और भी हैं, उनको भी अपन सोल्व करेंगे। चलिए, तो आज अपन हेडिंग लगाते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। पहले तो इसकी बात करते हैं कि क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो इसकी डेफिनेशन है किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है वेग, चाल नहीं लिखा, वेग वर्ड लिखा है। तो ध्यान से सुनना क्या मतलब है। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में 2 चीजें शामिल होती हैं बच्चों। कौन सी? एक तो उसका मान शामिल होता है और एक उसकी दिशा शामिल होती है। समझ में आ रही है बात? अब चाहे मैं इस डेफिनेशन को ऐसे बोल दूं कि त्वरण वह चीज है जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है ना, या फिर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। भाई दोनों बातें एक साथ होंगी। हम ये कह सकते हैं कि देखो भैया, यदि त्वरण है तो वेग में परिवर्तन होगा ये, और यदि वेग में परिवर्तन हुआ है तो वाइस वर्सा इसको कह सकते हैं कि त्वरण होगा। बस सीधी सीधी है। तो बच्चों कहानी, ये डेफिनेशन तो हो गई। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जहां वेग शब्द काम में लिया गया है, यानी चाहे उसका मान बदले चाहे उसकी दिशा बदले, दोनों ही जगह त्वरण उत्तरदायी होगा। मतलब बेसिकली बात यह है कि त्वरण किसी गतिशील वस्तु के वेग के मान या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। चलो पहले तो अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी बात अपन बाद में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया? त्वरण को लिखा जाता है बेटा ए से, एक्सेलरेशन, और फॉर्मूला इसका हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय। जितना भी समय लगा, ये इसका बेसिक सूत्र हो गया। ठीक है। अब इसका एक पॉइंट पहली बात तो यह है कि त्वरण सदिश राशि है भाई साहब। त्वरण सदिश राशि है। दूसरी बात कि किसी गतिशील वस्तु के वेग के मान या दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? त्वरण होता है। बिना त्वरण के ना तो वेग बदलेगा ना दिशा बदलेगी। और यदि त्वरण है तो या तो हो सकता है वेग का मान बदल रहा हो, या हो सकता है दिशा बदल रही हो, या हो सकता है वो दोनों को ही बदल दे। आगे धीरे धीरे ये सब चलता रहेगा। यहाँ बात समझने वाली बात यह है कि त्वरण वो चीज है, त्वरण वह भौतिक राशि है जो किसी गतिशील वस्तु के वेग के मान को बदल सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, या फिर दोनों को भी बदल सकता है एक साथ, है ना। तो देखो इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं। त्वरण किसी गतिशील वस्तु के
वस्तु के वेग के मान या उसकी दिशा, वेग के मान एवं लिख लेते हैं, एवं उसकी दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। चलो बच्चों, ये तो हो गई त्वरण की बेसिक बातें। अब चलो एक चीज, इसका तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ए बराबर ऊपर तो है वेग का मान हो गया मीटर प्रति सेकंड और नीचे समय, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। वी मा भी अपन ने इसकी सॉल्व कर रखी है, L1t-2 बनेगी, है ना। ये सारी बातें अपन ने पहले कर रखी। चलिए बच्चों, ये तो हो गई त्वरण की बेसिक कहानी। क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग मतलब मान भी हो सकता है, दिशा भी हो सकती है, सदिश राशि है, इसका मात्रक हमने लिख लिया। अब वही इसके भी दो पार्ट होते हैं भैया, औसत वेग और औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे। पहले अपन लिख लेते हैं औसत त्वरण, और डेफिनेशन वही की वही, एक निश्चित समयांतराल में त्वरण के मान को किसी निश्चित समयांतराल में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, समय का अंतराल में औसत और एक फिक्स समय पर तात्क्षणिक, किसी निश्चित समयांतराल में त्वरण के मान को औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन याद रखना ये वेग है, इसका मतलब इसमें दिशा शामिल है, वेक्टर शामिल है ना। चाल नहीं लिख सकते यहाँ पर अपन, ये वेग है तो इसको मैंने वेक्टर लगा के दिखा दिया। ये तो हो गया औसत त्वरण की बात। और दूसरा तात्क्षणिक त्वरण यदि अपन लिखें, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखें, तात्क्षणिक त्वरण लिखें, तो तात्क्षणिक त्वरण की क्या कहानी होगी। तात्क्षणिक त्वरण की सीधी सीधी कहानी होगी कि एक निश्चित क्षण पर किसी वस्तु के त्वरण के मान को तात्क्षणिक कहा जाता है। यही बात अपन ने चाल में पढ़ी थी, यही अपन ने वेग में पढ़ा था, यही अपन त्वरण में पढ़ रहे हैं। किसी निश्चित क्षण पर त्वरण के मान को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, ये तात्क्षणिक के लिए अपन क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। अच्छा एक चीज और देखो, v को अपन ने कल ही लिखा है dx अपॉन dt, लिखा है ना। तो यहाँ पे दोबारा देखो, d बाई dt तो ऐसा है, और v की जगह यदि मैं इसको लिख दूं dx अपॉन dt, तो ये बन जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि चाहे आप वेग का एक बार त्वरण कर दो तो आपको त्वरण मिल जाए, एक बार अवकलन कर दो तो त्वरण मिल जाएगा, या फिर आप x का 2 बार त्वरण कर दो, 2 बार अवकलन कर दो तो आपको त्वरण मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। dv अपॉन dt का मतलब है वेग का अवकलन करो एक बार तो त्वरण मिलेगा। d2x अपॉन dt स्क्वायर का मतलब है x का अवकलन करो 2 बार तब आपको त्वरण मिलेगा। अभी आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये कहानी हुई अपनी त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो सीधा सीधा अपन ने लिखा वेग बट्टा वेग में परिवर्तन बट्टा समय, औसत के लिए लिखा और तात्क्षणिक के लिए लिखा। ये सारी कहानी हमने आज लिखी है। कोई दिक्कत बच्चा, क्लियर है। चलो भाई,
भैया अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। तो हमने की फैक्टर सारे पढ़ लिए हैं बच्चों, कोई जिसमें विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आपको तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण वगैरह के लिए किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। मैं औसत की भी बात करूंगा, औसत की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन तात्क्षणिक का क्वेश्चन आपको कैसे मिलता है, किस तरह से वो क्वेश्चन होता है उसको देखिए। देखो क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। किसी कण द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा एक चीज और देखो, कई बार क्या होता है कि आपको दिशा वगैरह की कोई जानकारी नहीं होती, क्वेश्चन में दिशा वगैरह की बात ही नहीं की और आपको कह देता है त्वरण निकालो। तो अब आपके दिमाग में ये हिट आता है कि भाई त्वरण के साथ तो दिशा चाहिए, क्योंकि त्वरण तो सदिश राशि होती है, बिल्कुल सदिश राशि होती है बच्चा। लेकिन यदि उसने अपने क्वेश्चन में दिशा की कोई बात ही नहीं की, इसका मतलब वो सिर्फ मान जानना चाहता है, तो हम मान कैलकुलेट करके बता देंगे। देखो क्वेश्चन देखो, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x बराबर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। टी बराबर 1 सेकेंड पर कण की चाल, मतलब चाल जानना चाहता है, मतलब दिशा की कोई बात नहीं है, चाल तथा त्वरण का मान। तो साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है, ना लिखे तो भी चलेगा। त्वरण का मान क्या होगा, मतलब सिर्फ मान जानना चाहता है, दिशा की कोई बात ना तो इसने क्वेश्चन में की है, ना ही आपसे पूछ रहा है। त्वरण का मान क्या होगा। तो पहली बात तो ये देखो बच्चों, फिक्स 1 सेकेंड पर ये सारी कहानी आपसे पूछी हुई। तो फिक्स 1 सेकेंड पर यदि इसने सारी कहानी पूछी है तो सीधा सीधा है क्या निकालना पड़ेगा आपको, तात्क्षणिक त्वरण या तात्क्षणिक चाल निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात है? क्या निकालना पड़ेगा आपको, तात्क्षणिक चाल निकालनी पड़ेगी। और तात्क्षणिक चाल का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, पता है ना क्या होता है तात्क्षणिक चाल का सूत्र, v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। v बराबर कण की तात्क्षणिक चाल, कण की तात्क्षणिक चाल जानना चाहता है ये आदमी, जिसका सूत्र होता है डी एक्स अपॉन डी टी। याद आ रहा है? औसत होता तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर तात्क्षणिक जानना चाहता है तो डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब आपसे ये कह रहा है कि x का अवकलन करो, वो तो अपने बाएं हाथ का खेल है, अभी कर देते हैं। देखो v बराबर d बाई डी टी, तो अवकलन का सिंबल होता है, बता चुका हूं मैं। अवकलन किसको करना है आपको, x का, x की वैल्यू क्या है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। अब आपको याद हो तो x की पावर n का अवकलन होता है n गुणा x की पावर n माइनस 1। उसी तरह से t की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, n गुणा t की पावर n माइनस 1। यह अवकलन का सूत्र मैंने समझाया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आते हैं टी क्यूब का अवकलन करना। तो देखो टी क्यूब में n का मान कितना है, 3 है, तो ये 3t n माइनस 1 प्लस 2t n माइनस 1 प्लस 1t, और इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t की पावर 0 है, तो t की पावर 0 का मान हो जाएगा 1। ये इसके वेग का सूत्र है, इसको मैं समीकरण नाम दे रहा हूं 1। ठीक है? तो बच्चों
ये वेग का सूत्र है। यदि आप इसमें t बराबर 1 रख दोगे तो t बराबर 1 पर वेग आ जाएगा, 2 पे पूछे तो t बराबर 2 रख दो, 3 पर पूछे तो t बराबर 3 रख दो, 4 पर पूछे तो t बराबर 4 रख दो। फिलहाल उसने t बराबर 1 पर पूछी है तो t बराबर 1 पर 4, तो v बराबर क्या बनेगा, ये 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा प्लस 1, तो वेग का मान आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 6। स्टैंडर्ड यूनिट का मैं ले लूं तो 6 मीटर प्रति सेकेंड। इसका चाल आ गया t बराबर 1 पर। समझ में आ रही बात? हमने x का अवकलन किया क्योंकि औसत का सूत्र होता है dx अपॉन dt, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, t का मान 1 रख दिया, तो अपना ये काम हो गया। समझ में आई बात? चलिए देखो, अब त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण भी तो पूछा है इसने, त्वरण का मान पूछा है, तो दिशा वगैरह की तो कहानी है नहीं, मान तो निकालो। तात्क्षणिक त्वरण, तो तात्क्षणिक त्वरण का मान क्या होता है बेटा, a बराबर है dv अपॉन dt। इस बार आपको वेग का अवकलन करना है, तो वेग का सूत्र ये समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसका अवकलन करना है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो a बराबर, ये तो ऑपरेटर है, d बाई dt अवकलन का सिंबल है, करना किसका है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का। तो इसमें 3 पद हैं, अवकलन में दोबारा से यहाँ पे आपको याद दिला दूं, 3t स्क्वायर का अलग होगा, 2t का अलग होगा, 1 का अलग होगा, ठीक है। उसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले 3t स्क्वायर में देखो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब t स्क्वायर का करना है, तो t स्क्वायर का अभी हमने सीखा था 2t हो जाएगा। फिर हम 2t पे गए तो उसमें 2 तो बाहर आ जाएगा, t का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, अभी ऊपर भी 1 आया था। यहाँ बार बार मैं करके नहीं दिखा रहा, अवकलन की क्लासों में हमने इसकी प्रैक्टिस की है। तो t का अवकलन किया, 1 आया, फिर लास्ट में 1 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन 0 आता है, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से अपने पास a का मान बचा 6t प्लस 2। t बराबर 1 सेकेंड पर चाहिए, तो इसमें t बराबर 1 रख दो, तो a बराबर 6 गुणा 1 प्लस 2, तो ये a का मान बनेगा 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये हमने क्या किया है, ये हमने तात्क्षणिक त्वरण और तात्क्षणिक चाल ज्ञात किया है इसके दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ कहानी और देखते हैं औसत वगैरह की। तो चलो, कुछ विशेष परिस्थितियों में औसत वेग ज्ञात करने का आपको कहानी पूछी जाती है ना। वैसे तो ये औसत वेग ही है, अलग से नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि ये विजुअलाइज हो, आपको ये पता लगे कि हम चीजें क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो हेडिंग डालते हैं अपन, कुछ विशेष कंडीशन, औसत वेग ज्ञात करने की कुछ विशेष कंडीशन। वैसे तो इसका सीधा सीधा ये कुल दूरी बटा कुल समय है ना, यही तो है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय की यदि अपन बात, अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी अपन गतिकी में उसके डायग्राम में उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम गए ही नहीं है। सीधा सीधा समझा देता हूं मैं ये बात आपको, हम अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है अभी तक कि गतिकी नाम का एक चैप्टर है, जिसको समझने के लिए अपने को कुल 8 प्रकार की परिभाषाएं पहले सीखनी थी, जिसको हमने ने कहा की फैक्टर। कौन सी? दूरी, विस्थापन, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। इतनी
अपने को परिभाषाएं पढ़नी थी, हमने अभी तक सिर्फ वही पढ़ी। इसके बाद अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जाएंगे, अपन ग्राफ में भी जाएंगे, हम सारी कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप इन बेसिक्स को क्लियर कर लो कि ये चीजें क्या होती है। अब आगे जब भी जाऊंगा तो मैं उन चीजों को जो है वो इन 8 में से किसी को भी की फैक्टर को काम में ले लूंगा। फिलहाल औसत वेग ज्ञात करने की कुछ स्थितियां सीखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको एक दो सिखाऊंगा, बाकी आप इसमें से बना सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। आपसे कहा गया है कंडीशन फर्स्ट में, यदि वस्तु आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करे तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। वैसे तो ये क्वेश्चन ही है, बस मैंने कंडीशन के रूप में लिखा दिया है बच्चों, है ना। आपको अलग से किताबों में हो सकता है ना मिले, कंपटीशन की किताबों में तो मिल जाता है, लेकिन अपनी 11th-12th की किताबों में ये क्वेश्चन के रूप में ही मिलता है, मतलब कॉन्सेप्ट में बीच में शामिल होता है। तो इसमें कुछ है भी नहीं, चाल वही, फॉर्मूला वही निकालना है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। चलो बच्चों, हो गई कहानी। मान लो इस आदमी को इस वस्तु को यहां से यहां जाना है, ये इसका पॉइंट इनिशियल है, ये इसका पॉइंट फाइनल है, यहां से यहां तक जाना है इसको। अब वो कह रहा है कि कुल दूरी, मैं अपनी मर्जी से इस कुल दूरी को 2x मान लूं। अब आप कहेंगे कि 2x क्यों मानी साहब, x क्यों नहीं मानी, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2x इसलिए मानी क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इस दूरी के आधे आधे पार्ट करने, तो 2x मानूंगा तो आधे आधे पार्ट x और x हो जाएंगे। तो मैं और x मानूंगा तो x/2 तो मैं बड़ी कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने 2x मान लिया। इसका आधा पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हुई बच्चों, x, और ये दूरी कितनी हुई x। 2x मैंने अपनी मर्जी से मानी थी। इस दौरान वो v1 वेग से चला है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। कौन से दौरान, a से x के दौरान वो v1 वेग से चला है, और x के दौरान आधे जो बचा हुआ पार्ट है उसमें वो v2 वेग से चला है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि आधी दूरी v1 वेग से चल रहा है और बची हुई आधी दूरी v2 वेग से चल रहा है, ठीक है। हमें तो औसत वेग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे औसत शब्द आते ही आपके दिमाग में वो 10वीं वाला सूत्र आता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, आता है ना। तो यहाँ आप कहेंगे दो राशियां हैं, v1 और v2, जोड़ो, दो का भाग दो, v1 प्लस v2 बट्टा 2। तो इसका आपके हिसाब से v एवरेज क्या आएगा, आपके हिसाब से v1 प्लस v2 बट्टा 2 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, सीधा सीधा। लेकिन ये गलत है बच्चों, क्यों है अभी आएगा, देखो। डायग्राम समझ में आया। ए से बी तक जाना था, कुल दूरी को मैंने 2x मान लिया, एक मिड पॉइंट मान लिया जिसका नाम है मैंने दिया x, दोनों की दूरियां हो जाएंगी x और x, आधी आधी कर दी। कैलकुलेशन से बचने के लिए 2x माना था, नहीं तो मैं x मान सकता था, कुछ भी मान सकता था। क्वेश्चन में कहा गया कि इसने शुरुआत की आधी दूरी v1 वेग से तय की और बची हुई आधी दूरी v2 वेग से तय की है। चलो हो गई बात। चलो अब यहां से यहां तक उसको कुछ समय लगा होगा, और यहां से यहां तक भी उसको कुछ समय लगा होगा। तो मैं पहले वाले समय को कह देता हूं कि t1 समय लगा। कितना समय कह देता हूं कि पहले वाले यानी पहली आधी दूरी तय करने के लिए t1 समय लगा है, और दूसरी आधी दूरी तय करने के लिए t2 समय लगा है। तो समय का सूत्र क्या होता है ये तो आपको पता ही है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल।
तो कितनी दूरी तय की इसने आधे पार्ट में x, और चाल से कितना चला v1, तो पहले वाले का समय कितना आया t1 बराबर x अपॉन v1, और दूसरे वाले का समय कितना आया x अपॉन v2, इतना समय लगा। अब आ जाते हैं औसत चाल की कहानी। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। तो बच्चों कुल दूरी कितनी, तो v एवरेज लिख दूं यहां, तो कुल दूरी कितनी तय की इसने 2x, और कुल कितना समय लगा इसको t1 प्लस t2, इतना ही लगा ना। तो इनके मान आपके पास है, निकाल के रख दो, काम हो जाएगा अपना। 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। भाई साहब x तो कॉमन आके कट जाएगा, x कॉमन आके कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसी में मैं आगे जाता हूँ, 2 तो ऊपर पड़ा ही है, नीचे वाले का v1 और v2 एलसीएम आ गया, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ऐसा ही होता है ना, एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये v2 प्लस v1 आएगा, जिसको मैं v1 प्लस v2 एक ही बात है लिख देता हूँ। तो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज क्या बनेगा बच्चों, v एवरेज बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आ रही कहानी। अब ये सूत्र आपको याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक कंडीशन इसमें और पढ़ते हैं। यही ऊपर वाली कंडीशन को एक्सटेंड कर देता हूं, इस बार आप खुद सोल्व कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक तिहाई दूरी को v1 वेग से, v1 चाल से मान लो, वेग भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आदत अनुसार मैं कई बार लिख देता हूं, v1 चाल से अगली तिहाई दूरी को v2 चाल से, तथा अंतिम तिहाई दूरी को v3 चाल से तय करता है। वस्तु है तो करती है। वस्तु का औसत वेग क्या होगा, चलो वही मानते हैं सॉल्यूशन में, इस बार कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि भैया यहां से यहां तक इसको जाना है। इस बार मैं कुल दूरी को 3x मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे 3 हिस्से करने, तिहाई 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 3 हिस्से करने, तो 3x मानूंगा तो हर हिस्सा x आएगा। तो मान लो एक तिहाई हिस्सा यहाँ तक है, दूसरा तिहाई हिस्सा यहाँ तक है, और तीसरा तिहाई हिस्सा यहाँ तक है, तो ये दूरी भी x हुई, ये दूरी भी x हुई, ये दूरी भी x हुई, है ना। इसमें वो चला है v1 वेग से पहले वाले में, फिर चला v2 वेग से दूसरे तिहाई में, तीसरे पोर्शन में v3 वेग से चला। मैं कह देता हूं कि इसमें इसको t1 समय लगा, इसमें इसको t2 समय लगा, और इसमें इसको t3 समय लगा। तो पहले वाला समय दूरी बट्टा चाल, दूसरे वाला समय दूरी बट्टा चाल, और तीसरे वाला समय दूरी बट्टा चाल। हो गया बात। तो अब वही निकालना है अपने को, सीधा सीधा क्वेश्चन है। v एवरेज का मतलब हो जाता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है बच्चों, x प्लस x कुल दूरी हो गई 3x, और समय कितना लगा t1 प्लस t2 प्लस t3, हो गया सोल्व।
काम खत्म। कुल दूरी 3x, समय x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। तो इसको 3 तो ऊपर है, नीचे वाले पार्ट में एलसीएम आएगा v1 v2 v3। तो पहले वाले पार्ट में v2 v3 बचेगा, दूसरे पार्ट में v1 v3 बचेगा और तीसरे पार्ट में v1 v2 बचेगा। तो मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। v एवरेज बराबर कितना आएगा, 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो यदि 3 पार्ट में करें तो ये आएगा। अब वो कितने भी पार्ट कर दो और कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक संख्या, बेसिक जो तरीका है वो क्लियर होगा। समझ में आई बात? अब इसमें चलो बच्चों अपन एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक की दूरी, घर से ऑफिस तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। परंतु ऑफिस बंद होने के कारण तुरंत, तुरंत मतलब बिना वहां रुके, तुरंत, और यदि वहां रुकता है तो वो समय शामिल होगा, ठीक है, तुरंत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों ये देखो, ये उस आदमी का घर है और ये उसका ऑफिस है। जाते वक्त कितनी दूरी तय करेगा ये x, और आते वक्त भी कितनी दूरी तय करेगा x, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा 2x, है ना। तो असल में इसने जाते वक्त की आधी दूरी 40 से तय की और आते वक्त की आधी दूरी 60 से तय की है, और ये कंडीशन अपन ने पढ़ रखी है। तो v एवरेज डायरेक्ट लगा दो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v एवरेज बराबर कितना आएगा, 2 गुणा 40 गुणा 60 बट्टा 40 प्लस 60, 2 गुणा 40 गुणा 60 बट्टा नीचे वाला 100 आएगा, 1 0 1 0 इससे कट जाएगा, तो ये 6 चौक 24 2 48। तो एवरेज इसका जो स्पीड आएगी, जो चाल आएगी वो आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से औसत वेग ज्ञात करने के लिए आपको बहुत सारी कंडीशन दी जा सकती हैं और उसके हिसाब से आप इसकी औसत चाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में।